Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to solve model question set 1 of English for class 10th board. झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सेकेंडरी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए फुल मार्क्स 90 होंगे। 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा जो कि स्कूल से मिलेगा। तो ये 90 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है कि ये क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए रीडिंग होगा जिसमें 24 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन है जिसमें 34 मार्क्स होंगे। और सेक्शन सी में लिटरेचर टेक्स्ट बुक जो बुक्स के क्वेश्चंस होंगे उसके लिए 32 मार्क्स मिलेंगे। तो ये तीनों सेक्शन को आपको करना है और सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। मार्जिन के बगल में जो मार्क्स गिवन होंगे वो उस क्वेश्चन के फुल मार्क्स होंगे और कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि कैंडिडेट्स अपने लैंग्वेज में अपने वर्ड में आंसर देंगे। सो स्टूडेंट्स, लास्ट के 3 वीडियोस में वीडियो के पार्ट 1 में हमने रीडिंग सेक्शन को देखा, पार्ट 2 में राइटिंग सेक्शन को देखा और पार्ट 3 में ग्रामर सेक्शन को देखा। इस लास्ट पार्ट जो पार्ट 4 है, इसमें हम लोग बुक के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें सेक्शन सी जो कि प्रोज है। प्रोज मतलब आपका जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 41 से सेक्शन सी शुरू होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है पैसेज, जो आपके बुक से लिया गया है। इसके लिए आपको नीचे 4 क्वेश्चन गिवन है, चारों 1-1 मार्क्स होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पैसेज को रीड करते हैं। I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the 6th form, my teacher was Mrs. Couperus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other and Grandma's candle was lit along with the rest. तो ये हमारा पैसेज है जिसको पढ़कर हम समझ लिए हैं कि ये एन फ्रैंक की डायरी वाले चैप्टर से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर से दिया गया ये एक्सट्रैक्ट है, इसके लाइन्स का स्पीकर कौन है। तो स्पीकर है एन फ्रैंक, जो नरेटर है, जो कहानी बता रहा है, जो अपने बारे में जिसने ये ऑटोबायोग्राफी लिखा है। तो एन फ्रैंक इसका स्पीकर है। बी, वाई डिड द स्पीकर एंड द हेडमिस्ट्रेस हैव टीयर्स। तो स्पीकर और उसके जो हेडमिस्ट्रेस थे उनकी आंखों में आंसू क्यों थे। तो इसका आंसर करने के लिए हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में चेंज करना है। तो देखें कहाँ से करेंगे। द स्पीकर एंड द हेडमिस्ट्रेस हैव टीयर्स, वाई है इसलिए इसमें हम लोग बिकॉज ऐड करेंगे। बिकॉज इट वॉज देयर हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, दे वेर गेटिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो दोनों की आंख में आंसू क्यों थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को विदा ले रहे थे और इसीलिए उनकी आंखों में आंसू थे। सी, वाई वॉज द स्पीकर्स बर्थडे नॉट सेलिब्रेटेड। यहाँ अगेन वाई है क्वेश्चन में, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव करके बिकॉज ऐड करेंगे और देन अपना आंसर पुट करेंगे। तो स्पीकर एन फ्रैंक का बर्थडे क्यों सेलिब्रेट नहीं किया गया। द स्पीकर्स बर्थडे वॉज नॉट सेलिब्रेटेड बिकॉज हर ग्रैंड मदर फेल इल। हमने पैसेज में देखा है उनकी ग्रैंड मदर बीमार हो गई थी और क्या हुआ था, सी अंडरवेंट एन ऑपरेशन, उनको ऑपरेशन भी हुआ था, जिस कारण से एन फ्रैंक का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स मेंट फॉर। तो मेंट फॉर मतलब समझा गया, अर्थ माना गया। तो इसका एक हार्ड वर्ड ऊपर में,
तो ऊपर में जो हार्ड वर्ड है उसे कैसे ढूंढना है, ये मेंट फॉर या प्लान्ड की जो मेन करता है जो सेंटेंस, उसका हार्ड वर्ड को ढूंढना है। तो ऊपर वाले में हमें सारे वर्ड्स इजी लगे। ये लास्ट का सेकेंड लाइन जो है, दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेकअप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमाज कैंडल वॉज लीट अलॉन्ग विद द रेस्ट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1942 में एन फ्रैंक का जो बर्थडे था वह केवल खाना पूर्ति किया गया, प्लान किया गया, उसमें किसी तरह का सेलिब्रेशन नहीं हुआ और लेकिन ग्रैंड माँ के नाम से एक कैंडल जला दिया गया। तो इंटेंडेड ये यहाँ इसका मेंट फॉर का मीनिंग है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट वेर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि लेंचोज के फीलिंग क्या थे जब हेल रुक गया, हेलस्टोन जो हो रहा था, स्टॉर्म जो आया था वो रुका, तो उसके क्या फीलिंग्स थे। हम याद करते हैं लेंचो की स्टोरी को कि उसके जो कॉर्न्स थे वो क्या हो गए थे, स्पॉइल हो गए थे। उसी से रिलेटेड आंसर देना है। तो क्या आंसर होगा, व्हेन द हेल स्टॉप्ड लेंचो फेल्ट कंप्लीटली सैड। वो पूरी तरह उदास हो गया था, महसूस कर रहा था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, हेल ने कुछ भी नहीं बाकी छोड़ा था। ही फेल्ट दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर एंड ऑल हिज फैमिली वुड स्टार्व। तो उसको क्या लग रहा था, उसको महसूस हुआ कि उस साल कोई खेती नहीं होगी, कोई अनाज नहीं होगा और उसका परिवार भूख से मर जाएगा। ही वॉज वरीड अबाउट देयर फूड इन द कमिंग ईयर, और वो अपने परिवार के आने वाले साल के खाने पीने की चिंता कर रहा था। तो हेल क्या कर दिया था, उसके सारे क्रॉप्स को स्पॉइल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल कमेंट। तो ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें और किया हुआ है, ये 5 मार्क्स का है। आप और के ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या और के बाद वाला। तो ये पूछा जा रहा है क्या एन इंटेलिजेंट गर्ल थी, और अगर थी तो आपको उस पर कमेंट करना है क्यों थी। नाउ लेट्स सी द आंसर कि एन कैसे इंटेलिजेंट थी। एन वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, हम फेवर में कह रहे हैं। सी वॉज सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड इन्वेंटिव, उसको बहुत आत्मविश्वास था और नया आविष्कार करने की सोचती थी, नई नई बात सोचती थी। सी हैड ए गुड सेंस ऑफ कन्विंसिंगनेस का उसका एक अच्छा सेंस था, वो किसी को भी कन्विंस कर सकती थी। सी हैड ऑल्सो एन आर्गुमेंटेटिव माइंड, उसका दिमाग बड़ी तर्क वितर्क करने वाला था। सी केम आउट विद दोज कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ हर हैबिट ऑफ टॉकिंग, तो उसको बात करने की बहुत आदत थी और उस बात करने की आदत के सपोर्ट में वह अपना तर्क देती थी, कन्विंस की थी किससे, अपने मैथ के टीचर को। दीज शोज हर इंटेलिजेंसी, तो ये बात उसका कन्विंसिंग करने वाली बात और आर्ग्यूमेंट देने वाली बात उसको दिखाता है कि वह इंटेलिजेंट लड़की थी। अब अगर आपको एन फ्रैंक के बारे आप आंसर नहीं कर सकते तो आपको और वाला देखना है, जो है क्वेश्चन, हु इनवाइट्स द कमेंट्स ही इज ड्रेस्ड लाइक ए फादर एंड वाई। तो ये है कि ही इज ड्रेस्ड लाइक ए फादर, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को कौन इस कमेंट को इनवाइट करता था, किसके लिए ये कमेंट कहा गया था और क्यों। बेकर्स वेर नोन एज पादर्स एंड दे वॉर सच हाफ पैंट्स। तो बेकर्स जो थे, गोवा के जो बेकर्स थे, वे उनको पादेर कहा जाता था और वे हाफ पैंट पहना करते थे, एक तरह का हाफ पैंट पहना करते थे। एनी वन हु वेयर्स द हाफ पैंट्स दैट रीच जस्ट बिलो द नीज इन्वाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड जस्ट लाइक ए फादर। तो वे जो पादर हुआ करते थे, जो बेकर्स हुआ करते थे, वे ऐसे हाफ पैंट पहनते थे जो कि जस्ट नी के नीचे, घुटने के नीचे होता था। और चूंकि पुराने समय में बेकर्स उस तरह के कपड़े पहना करते थे, तो अभी जो भी लोग उस तरह के हाफ पैंट जो कि नीचे से नीचे आता हो उस तरह के कपड़े पहनते थे, तो उनको देखकर लोग क्या कमेंट किया करते थे कि वह पादर की तरह कपड़े पहना हुआ है, और इसीलिए वे लोग इस कमेंट को
इनवाइट करते थे। नाउ नेक्स्ट पोर्शन इज पोएट्री, बी सेक्शन। इसका जो टेक्स्ट बुक है उसका बी सेक्शन है पोएट्री, आपके फर्स्ट फ्लाइट के बुक से। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 44। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपके बुक का एक पोएम का स्टैंजा लिया गया है और इसके नीचे 4 क्वेश्चंस हैं, सबके 1-1 मार्क्स मिलने हैं। तो लेट्स सी द स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो ये जो स्टैंजा है, इस स्टैंजा से रिलेटेड नीचे 4 क्वेश्चंस हैं जिसको आपको आंसर करना है। ए, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो स्टैंजा लिया गया है, ये कौन से पोएम से लिया गया है। तो इसको पढ़कर साफ पता चलता है कि ये पोएम है अ टाइगर इन द जू। जू में टाइगर को रखा गया था और उसके बारे में ये डिस्क्रिप्शन है। नंबर बी, हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स। ये लाइन्स किसने लिखे, मतलब ये जो पोएम का एक्सट्रैक्ट है, इन लाइन्स को लिखने वाला पोएट कौन है। तो ये जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, इसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस, इसलिए ये स्टैंजा भी लेस्ली नॉरिस ने ही लिखा है। तो पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस। सी, व्हाट डू द पेट्रोलिंग कार्स डू। पेट्रोलिंग कार क्या करते हैं। द पेट्रोलिंग कार्स मेक साउंड्स एंड डिस्टर्ब द टाइगर एट नाइट। तो रात में पेट्रोलिंग कार चलते थे, कहाँ, जू में। तो ये पेट्रोलिंग कार्स जो आवाज़ निकालते थे उससे रात में टाइगर को डिस्टर्बेंस होता था, वे क्या करते थे, आवाज़ निकालते थे, हॉर्न बजाते थे। डी, एट व्हाट डज ही लुक एट नाइट। वह रात में क्या देखता है। तो यहाँ ही टाइगर के लिए क्या कहा गया है। तो रात में टाइगर क्या देखता है, ही लुक्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स एट नाइट। तो रात में टाइगर ब्रिलियंट स्टार, चमकते तारों को देखता है। तो ये आपको पोएट्री सेक्शन के एक स्टैंजा का क्वेश्चन है जिसको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ 45 में भी 2 क्वेश्चंस हैं, एक पहले दिया गया है जो 2 नंबर का है, 2 मार्क का है। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो और के बाद वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। हाउ डज द बॉय फील एट द लॉस ऑफ हिज बॉल। वह जो बॉय था उसका बॉल खो जाने पर उसको कैसा फील हुआ। ये पोएम से ही क्वेश्चन है। तो बॉय जो था वो कैसा फील किया था। द बॉय फील्स एन इमोशनल शॉक एट द लॉस ऑफ हिज बॉल। तो बॉय ने जब अपने बॉल को खोया, तो वो खोता है तब उसको इमोशनल शॉक हो जाता है, वो दुखी हो जाता है अपने बॉल के खोने पर। ही इज शॉक्ड विथ ग्रीफ। वह दुख से शॉक्ड हो जाता है, अचानक से उसको शॉक लग जाता है। ही स्टैंड्स हार्ड एंड ट्रेम्बल्स। और दुख के कारण वो बिल्कुल खड़ा हो जाता है, शांत पड़ जाता है और कांपने लगता है दुख के कारण। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है 2 मार्क्स का। अगर ये आपसे नहीं बनता है या इजी नहीं लगता है तो आप और के बाद वाले आंसर भी कर सकते हैं, जो है व्हाट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। जब डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरता है तो क्या होता है, क्या हुआ था। द क्रो सैट ऑन द ट्री एंड सूक द डस्ट ऑफ स्नो। तो ओक ट्री जो था, हेमलॉक ट्री, उस हेमलॉक ट्री के नीचे जो पोएट बैठे हुए थे, तो उस समय क्रो ने क्या किया, उस ट्री को हिला दिया और उससे डस्ट ऑफ स्नो भी हिल गया। इट फेल ऑन द पोएट हु सैट अंडर दैट ट्री। तो उस पेड़ के नीचे पोएट बैठे हुए थे और वह जो डस्ट ऑफ स्नो था वो पोएट के ऊपर गिर गया। द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। और उस स्नो के पोएट के ऊपर गिरने से पोएट का मूड चेंज हो गया। हिज मूड वॉज चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। पोएट बहुत ही सैड मूड में थे और जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो गिरा उनका मूड चेंज होकर हैप्पी हो गया। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। तो स्नो के गिरने से वह रिफ्रेश हो गए, फ्रेश हो गए और अब उनको बाकी के दिन को एंजॉय करने का मन हुआ, सैडनेस उनका
खत्म हो गया। तो दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। हाउ डज अमांडा डिस्क्राइब हर लाइफ एज एन ऑर्फन। तो अमांडा अपने लाइफ को ऑर्फन की तरह कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये बताना है। अमांडा वाले पोएम से आपको बताना है कि अमांडा अपने आप को ऑर्फन क्यों मानती है। अमांडा डिस्क्राइब्स हर एज एन ऑर्फन। तो अमांडा अपने आप को ऑर्फन मानती है, कैसे, ये आपको डिस्क्राइब करना है। सी वॉन्डर्स इन द स्ट्रीट्स। वह ऑर्फन जैसे होते हैं, उनका घर नहीं होता है, वो जब मन चाहे यहाँ वहाँ घूमते हैं, उसी तरह अमांडा सोचती है कि वह ऑर्फन है, इसलिए गलियों में वह इधर से उधर भटकती है। सी वॉक्स ऑन द सरफेस बेयर फुटेड एंड क्रिएट्स पैटर्न्स ऑन द सॉफ्ट डस्ट बाय हर बेयर फीट। तो वह खाली पैर जमीन पर चलती है, चूँकि गली में धूल था, उस धूल में वह अपने नंगे पाँव से पैटर्न बनाती है, पैरों का से मार्क करती है। सी फील्स द फ्रीडम स्वीट अराउंड हर। तो चूँकि आज उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चों को गार्जियन टोकते हैं, किसी बात के लिए मना करते हैं, करने को कहते हैं, लेकिन उसके तो वह ऑर्फन है, उसके पेरेंट्स नहीं है, उसका कोई गार्जियन नहीं, तो कोई उसे मना नहीं करता, और उसके चारों ओर के फ्रीडम को वह एन्जॉय करती है, उसको अच्छा लगता है। साइलेंस इज गोल्डन फॉर हर। जो उसकी चारों ओर चुप्पी है, कोई उसे कुछ नहीं कर रहा है, तो ये चुप्पी उसे अच्छा लगता है, सोने की तरह सुनहरा लगता है। सी लव्स बोथ फ्रीडम एंड साइलेंस। और वह फ्रीडम, अकेले इधर उधर घूमने, जहाँ मन वहाँ जाने का जो फ्रीडम था, और कोई उसे रोक टोक नहीं कर रहा, तो वह साइलेंस उसको बहुत अच्छा लगता है, उससे वह प्यार करती है। और दोनों क्वेश्चन में से एक करता है, तो और में हमें देखना है क्या करना है। वाई डज द पोएट फील मोर एट होम विद द एनिमल्स देन ह्यूमन्स। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उतना ही आपको आंसर करना है कि पोएट को क्या फील होता है। एनिमल्स के साथ वह ज़्यादा इजी फील करता है, घर की तरफ फील करता है, और ह्यूमन के साथ उतना अच्छा फील नहीं करते हैं, ऐसा क्यों है, तो इसका रीज़न देना है। The poet feels more at home with the animals than human because animals show tokens of goodness. तो पोएट जानवरों के साथ ज़्यादा ईजी, ज़्यादा होमली फील करते हैं मनुष्य के बजाय, मनुष्य के कंपैरिजन में, क्योंकि एनिमल्स जो हैं अपनी अच्छाई का, अपने प्यार का टोकन मतलब प्यार का सिग्नल या प्यार का संकेत देते हैं। कौन? एनिमल्स। दे आर पीसफुल, सेल्फ सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। तो एनिमल्स जो होते हैं शांत होते हैं, उनके पास जो है उससे वे संतुष्ट होते हैं और खुश होते हैं। दे शो इनर गुडनेस विच इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। उनमें अंदर से अच्छाई होती है जो कि मनुष्य में नहीं पाई जाती है। मनुष्य कुछ करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, उनके दिल में कुछ और होता है, जो कि एनिमल्स में नहीं होता है। एनिमल्स बाय नेचर बहुत ही अच्छे होते हैं, अच्छे हृदय वाले होते हैं, और वे सबसे प्रेम करते हैं। एनिमल्स डू नॉट ग्रम्बल अबाउट देयर लाइव्स और क्राई ओवर देयर सीन्स एज द ह्यूमन बींग्स डू। जानवर अपने जीवन के लिए, मेरा लाइफ ऐसा है, अच्छा है, बुरा है, क्यों बुरा है, किसने बुरा किया, इसके लिए वे ग्रम्बल नहीं करते हैं, किसी के सामने दुख व्यक्त नहीं करते हैं, वे रोते नहीं हैं, अपने उस पाप के लिए रोते नहीं हैं, गलती करने के बाद उस गलती को सुधारने के लिए रोते नहीं हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। इसीलिए पोएट को मनुष्य से ज़्यादा अच्छे एनिमल्स लगते हैं। नेक्स्ट पोर्शन इज सी, सप्लीमेंट्री रीडर, जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपकी बुक से है, उसका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसको आपको आंसर करना है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 47। हु वॉज ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन था, इसके लिए 2 मार्क्स हैं। ग्रिफिन के बारे में बोलना है। तो ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। वह एक बहुत ही तेज बुद्धिमान साइंटिस्ट थे। ही डिस्कवर्ड अ वंडरफुल ड्रग। उन्होंने एक बहुत ही विचित्र, बहुत ही अच्छा ड्रग, दवा, मेडिसिन को इन्वेंट किया था, उसकी खोज की थी एक्सपेरिमेंट कर।
ही कुड मेक हिमसेल्फ इनविजिबल बाय स्वैलोइंग दैट ड्रग। तो उस ड्रग को पी जाने के बाद वह अपने आप को अदृश्य कर सकते थे। बट ही वॉज ए लॉलेस, सेल्फिश एंड शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। उनमें ये ताकत था, वे इतना बुद्धिमान थे कि वो ड्रग बनाकर उससे किसी को भी इनविजिबल बना सकते थे, लेकिन वो कानून तोड़ने वाले, स्वार्थी और शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब तुनक मिजाज व्यक्ति थे, जिसके कारण ही सेट द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड ऑन फायर विदाउट एनी फॉल्ट। उनका ये तुनक मिजाजी के कारण उन्होंने अपने घर मालिक, जमीन मालिक के घर में आग लगा दी थी बिना किसी गलती के। क्यों? बिकॉज कि वो शॉपकीपर उनको घर छोड़ने को कह रहे थे। ही स्टॉल शॉपकीपर्स मनी एंड ऑल्सो क्लर्जीमेंस मनी। तो एक दुकान में वो घुसे और वहाँ शॉपकीपर को धक्का भी दिया, उसके पैसे भी चुराए, और जिस घर में जिस इन में वो आए थे, जिस होटल में रुकने के लिए आए थे, वहाँ एक दूसरा क्लर्जीमैन, पंडित पुरोहित रुका था, उसके भी पैसे उन्होंने चुरा लिए थे। तो ग्रिफिन वैसे व्यक्ति थे, एक तो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, दूसरा कि वो नियम को तोड़ने वाले भी थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन गिवन है, एक और में गिवन है और इसके लिए 4 मार्क्स मिलने हैं। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हाई इज मिसेस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पंफ्री ट्रिकी नाम का उनका जो पेट डॉग था उसके बारे में क्यों वरीड थी, इसके बारे में बताना है। सो मिसेस पंफ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज इट हैज़ बिकम ह्यूजली फैट। तो मिसेस पंफ्री अपने डॉग ट्रिकी के बारे में बहुत वरीड थी, चिंतित थी, क्योंकि जो ट्रिकी नाम का कुत्ता था उनका वह बहुत ही मोटा हो गया था, बहुत फैटी हो गया था। इट लुक्स लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज। वह फूल कर ब्लॉटेड सॉसेज की तरह दिखाई दे रहा था, बड़े बैलून की तरह उसका शरीर फूल गया था। इट्स आईज आर ब्लड रेड एंड ड्यूमी। उस कुत्ते का जो आँख था बिल्कुल लाल और चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। इट्स टंग रोल्स डाउन इट्स जॉज। उसका जो जीभ था वह इतना ज़्यादा बाहर निकल गया था कि उसके जबड़े के नीचे तक झूल रहा था। इट डजंट ईट एनीथिंग। और ये ईट डॉग के लिए, ट्रिकी के लिए कहा जा रहा है, तो वह कुछ खाता भी नहीं रहा था। इट इवन रिफ्यूजेज इट्स फेवरेट डिशेस। उसको बहुत सारे डिश पसंद थे, लेकिन उस समय वह क्या करता है कि अपने फेवरेट डिशेस को भी नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि वह बीमार हो गया है। इट हैज़ बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। तो उसको वॉमिटिंग बार बार आता है। इट स्पेंड्स ऑल इट्स टाइम लाइंग ऑन द रग। तो जिसके कारण तबीयत खराब होने के कारण उसको वॉमिटिंग आता है और वह अपना पूरा समय जो उसका बिस्तर था उसी में वह पड़ा हुआ रहता है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता। इट डजंट वांट टू गो फॉर वॉक्स ऑन और डू एनीथिंग। तो वह अपनी मालकिन के साथ, मिसेस पंफ्री के साथ जो डेली वॉक पर जाता है वह भी अभी जाना बंद कर दिया है और कुछ भी नहीं करता है। मतलब वह बिल्कुल लेज़ी हो गया है, जिसको देखकर मिसेस पंफ्री बहुत ही वरीड है। अगर ये मिसेस पंफ्री वाला आंसर आप नहीं कर पाते हैं तो आप उसका और वाला आंसर कर सकते हैं। वाई वॉज मटिल्डा अनहैप्पी? तो मटिल्डा जो थी वह अनहैप्पी क्यों थी, नाखुश क्यों थी, उदास क्यों थी, इसका रीजन देना है। मटिल्डा वॉज ए यंग प्रीटी एंड ऑर्डिनरी वुमेन। तो मटिल्डा जो थी वह एक यंग थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन एक साधारण महिला थी, साधारण परिवार की महिला थी। बट सी वॉज डिसकंटेंटेड। लेकिन वह बहुत ही असंतुष्ट थी। सी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड बट ड्रीम्ड ऑफ रिचेस एंड कम्फर्ट्स। वह एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी, मिडिल क्लास परिवार से आती थी, उसके बैकग्राउंड में थी, लेकिन हमेशा वह सपने देखती थी अमीरों के, और अमीरों के घर में जो सामान होता है वैसा सामान उसको उसकी चाहत थी, और उनके जैसे सुख सुविधा के
जिंदगी थी वैसी जिंदगी वह चाहती थी, सपने देखती थी। शी वॉज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी एंड वॉन्टेड टू बी एडमायर्ड। वह बहुत सुंदर थी, इसीलिए वह चाहती थी कि कोई उसकी सुंदरता का बखान करे और उस पर उसे बहुत घमंड था। हर लिमिटेड रिसोर्सेज वेर नॉट एनफ टू सेटिस्फाई हर एक्सपेंसिव ड्रीमी लाइफस्टाइल। तो उसका जो लाइफस्टाइल, जो ड्रीम करती थी, सपने देखती थी, वह सोचती थी अमीर लोगों की तरह मैं भी जीवन जीऊँ, लेकिन उसके चूँकि वो मिडिल क्लास फैमिली की थी तो उसके पास जो साधन थे वो कम थे। उस लिमिटेड साधन में हाई क्लास लाइफस्टाइल नहीं जिया जा सकता था, बहुत महंगा सामान नहीं खरीदा जा सकता था। विच मेड हर एंग्री ऑल द टाइम। तो ये बात जो था वो सेटिस्फाइड नहीं थी, जिसके कारण वो हमेशा क्रोधित हुआ करती थी। सी ओवरलुक्ड द रियलिटीज ऑफ लाइफ। उसने जीवन की कड़वी सच्चाई को ओवरलुक किया, उसके ऊपर सोचने लगी थी। जीवन की सच्चाई जो रियलिटी थी उसको वह नहीं मानती थी। सी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज ड्रीम्स कुडंट बी ट्रू एंड सी वॉन्टेड देम टू बी ट्रू। तो उसके नाखुश होने का और क्या कारण था कि वह हमेशा सपने देखती थी किसकी, कि वह अमीर होती, काश वह अमीर होती, लोग उसे पसंद करते, लोग उसकी प्रशंसा करते, उसके घर में भी बहुत सारे सुख सुविधा के सामान होते, ऐसे वो सपना देखा करती थी। और ऐसे सपने कभी सच नहीं हुआ करते हैं। सपने में और सच्चाई में अंतर होता है, जिसके कारण वो हमेशा अनहैप्पी हुआ करती थी। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 नंबर क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन है, एक और है, अथवा दिया गया है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। अनिल का कैरेक्टर स्केच मतलब अनिल के बारे में, आपके उसके कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है कि अनिल कौन था, कैसा था। अनिल इज़ ए यंग मैन ऑफ 25 ईयर्स। तो अनिल, जो स्टोरी हमने पढ़ा था अनिल और हरी सिंह का, उसके अनुसार अनिल 25 साल का एक जवान व्यक्ति था। ही इज़ ए टॉल एंड लीन मैन। वह लंबा और दुबला पतला छरहरा बदन का व्यक्ति था। बाय लुक्स ही इज़ इजी गोइंग, सिंपल एंड काइंड। बाहर से देखने से उसका जो लुक था उसके अनुसार वह बिल्कुल सीधा सा सिंपल लेकिन दयालु प्रवृत्ति का दिखाई देता है। ही हैज़ अ वेरी बिग हार्ट। उसका दिल बहुत बड़ा है। ही एक्सेप्ट द अपील ऑफ द नरेटर हरी सिंह हु इज़ अ थीप एंड गिव्स हिम अ जॉब। तो वह हरी सिंह, जो कि इस स्टोरी को बताने वाला है, नरेटर है जिसने ये कहानी कहा है, वह एक चोर रहता है और वह चोर उसको कहता है कि मुझे अपने काम में रख लो अपने घर में, और वह उसकी बात को मान जाता है और उसको नौकरी पे रख लेता है। द थीप वर्क्स फॉर हिम। तो वह थीप उसके लिए काम करता है। ही कुक्स फूड फॉर अनिल। तो हरी सिंह अनिल के लिए खाना बनाता है। अनिल ट्रीट्स हिम नाइसली। अनिल उसको बहुत अच्छे से उसके साथ बर्ताव करता है। ही टीचेस हिम हाउ टू कुक। ही ऑल्सो टीचेस हिम हाउ टू रीड एंड राइट। तो अनिल हरी सिंह को, चूँकि हरी सिंह खाना बनाने नहीं जानता है अच्छा से, तो हरी सिंह को वह खाना बनाने सिखाता है, साथ में उसको पढ़ने और लिखने भी सिखाता है। अनिल इज़ ए राइटर एंड अर्न्स मनी बाय राइटिंग आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स। तो अनिल पैसे कमाने के लिए मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखता है। वह एक राइटर है और वह मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखता है जिससे वह पैसे कमाता है। वन डे ही ब्रिंग्स 600 रुपीज़। तो एक दिन वह अपना आर्टिकल प्रेस में देकर 600 रुपीज़ लाता है। हरी सिंह स्टील सीट एंड गोज़ टू द स्टेशन। तो हरी सिंह जो पैसे से चोर था वह उन पैसों को चुरा लेता है और वह शहर छोड़ के भागने के लिए स्टेशन चला जाता है। बट ही कम्स बैक आफ्टर सम आवर्स। लेकिन कुछ घंटे बाद वो वापस भी हो जाता है। क्यों? देयर इज ए चेंज इन हिज हार्ट दैट ही शुड नॉट चीट अनिल। तो जैसे वह स्टेशन जाता है उसके मन में बदलाव आता है कि उसे अनिल को धोखा नहीं देना चाहिए। अनिल नोज दैट ही हैज़ स्टोलन हिज मनी। तो लौट कर जब आ जाता है हरी सिंह और पैसे को वापस रख देता है तो अनिल ये बात को जान जाता है कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। बट ही डजंट रिएक्ट टू हरी सिंह। वह जानता है हरी सिंह ने पैसे चुराए हैं, लेकिन वह
उस पर प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, उसको रिएक्ट नहीं करता है, उसको ये नहीं जताता है कि उसे पता है कि हरि सिंह ने पैसे चुराए हैं। ही एक्सेप्ट्स द थीफ बिकॉज ही इज नाउ चेंज्ड। वह हरि सिंह को चोर होने के बावजूद स्वीकार कर लेता है, मान लेता है कि इसने नादानी में चोरी की थी। और क्यों ये मान लेता है? क्योंकि हरि सिंह अब चेंज हो गया है। दस अनिल इज अ ग्रेट मैन एंड रियली ही इज काइंड हार्टेड। तो इस तरह से हम पाते हैं कि अनिल क्या है, एक बहुत ही महान व्यक्ति है और वास्तव में वह दयालु प्रवृत्ति का है, उसका हृदय बहुत ही दयालु है। ही चेंजेस अ थीफ इनटू अ गुड मैन। तो ये हम किस बेसिस पर कह सकते हैं कि वह दयालु है? क्योंकि उसने एक चोर को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बदल दिया, उसके दिल का बदलाव उसने कर दिया है, इसीलिए अनिल एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो ये अनिल का कैरेक्टर है। अगर आप अनिल के कैरेक्टर को नहीं लिखते हैं तो और वाले आंसर को आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर को। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन कमेंट। तो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है उसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले मेंशन किया है, चर्चा की है कि ग्रिफिन कैसे एक लॉलेस पर्सन है, नियम को तोड़ने वाला पर्सन है, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। देखें कैसे ग्रिफिन लॉलेस है। ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक क्या था? बहुत ही तेज दिमाग वाला साइंटिस्ट था। बट ही वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन। लेकिन वह एक लॉलेस पर्सन, नियम को तोड़ने वाला व्यक्ति भी था। कैसे? ही इन्वेंटेड अ ड्रग टू मेक एनीवन इनविजिबल। उसने एक ऐसी दवाई का इन्वेंशन किया, ऐसी दवाई को खोजा जिसके द्वारा लोग इनविजिबल हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। बाय यूजिंग दैट ड्रग ही मेड हिमसेल्फ इनविजिबल एंड सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस बिकॉज द लैंडलॉर्ड आस्क्ड हिम टू लीव द हाउस। तो उस ड्रग का यूज करके, उसको पीकर, उसको निगल कर वह अपने आप को अदृश्य कर लेता है और अपने मकान मालिक के घर में आग लगा देता है। क्यों? क्योंकि मकान मालिक ने उससे कहा कि आप ये घर अब छोड़ दीजिए, दूसरे घर में चले जाइए। He took away clothes from the store without paying for them. तो एक दुकान में जाता है और वहाँ से बिना पैसा दिए क्लोथ्स को, वहाँ के कपड़ों को ले लेता है। क्योंकि जब वह अपने लैंडलॉर्ड का मकान छोड़ा था तो इनविजिबल हुआ था, तो वह उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे। लेकिन जब वो विजिबल हुआ, दृश्य हुआ, वापस अपने शरीर में आया, तब उसे कपड़ों की ज़रूरत हुई तो दुकान में जाकर उसने कपड़ों की चोरी कर ली बिना पैसा दिए, जो कि गलत है। He hit the shopkeeper and stole his money. तो उस दुकानदार को उसने चोट भी पहुंचाया, उसे ठोकर मारी और उसके ड्रॉअर से पैसे भी चुराए। He stole money from the clergyman's house also. तो उसके बाद वह एक इन में चला जाता है, होटल में चला जाता है। उस होटल में उसके बगल वाले रूम में एक पुरोहित रहा करते थे, तो उसने उस पुरोहित के घर से पैसे चुराए। When he encountered the landlady of the inn, he threw a chair at her and her husband. तो जब लैंडलेडी को शक हुआ ग्रिफिन पर, तो उसने उसे एनकाउंटर किया, उसे पकड़ा और तब उसने क्या किया? ग्रिफिन ने अपनी मकान मालकिन, इन में जिस इन में था, जिस होटल में था, उस होटल के मकान मालकिन और उसके हस्बैंड पर चेयर फेंक दिया। He also struck Mr. Jaffer, the constable at duty, who came to arrest him. और जब उसने चोरियां की और उसके इन के मालकिन को और मालिक को चेयर फेंक कर मारा, तब उन्होंने पुलिस पर कंप्लेन किया और कांस्टेबल मिस्टर जैफर वहाँ उनको अरेस्ट करने आया, तो जैफर को भी उन्होंने चोट पहुँचाया, उसे भी धक्का मारा और जो ऑन ड्यूटी पुलिस पर धक्का मारा वो भी एक तरह का अपराध था। तो इस तरह से ग्रिफिन एक बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट होने के बावजूद बार बार कानून को तोड़ता था, इसीलिए वह लॉलेस पर्सन था। तो हम देख रहे हैं कि इस पोर्शन में, इस सेक्शन में, सेक्शन सी में हम पाते हैं कि हमारा जो बुक है, दो फर्स्ट फ्लाइट एंड सप्लीमेंट्री रीडर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इन दोनों बुक से क्वेश्चन गिवन है और सारे क्वेश्चन को हमें अपने वर्ड्स में लिखने हैं। तो सारे चैप्टर्स को याद कर उस चैप्टर्स से क्वेश्चन का आंसर निकालकर आपको लिखना है। सो स्टूडेंट्स,
आई होप कि क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अब आपकी बारी, आप कमेंट करें कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, जिससे वे भी इस वीडियो से बेनिफिशियल हो सके। और अगर आज तक आपने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।